हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि यहाँ पर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स वो डिस्कस कर रहे हैं, और उसका जो सेक्शन नंबर फर्स्ट है काइनेमैटिक्स, हम उसी के जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1.12 तक किया है। हाँ, मैं हूं आपका एजुकेटर इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम जान अकेडमी है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1.13 डिस्कस कर रहे हैं या करेंगे, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, टाइम को जाया किए बिना आज का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यूजुअली मैं करता हूं कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन को रीड थ्रू करता हूं और आपको फिर अंडरस्टैंड करवाता हूं कि क्वेश्चन दरअसल क्या कह रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन को पहले रीड थ्रू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लेट मी जस्ट रीड द टेक्स्ट। Point A moves uniformly with velocity v sub a such that the velocity vector v sub a is continually aimed at the point B. Point B in turn moves rectilinearly and uniformly with velocity vector v sub b, where v sub b is less than v sub a, at the initial moment of time, velocity vector v sub a is perpendicular to v sub b, and the points are separated by a distance L sub naught. Find the time after which the points converge. चलिए, इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्या कहानी बता रहा है, क्योंकि डायग्रामेटिकली आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सी डिटेल्स आपको देता है। पहले बोल रहा है कि पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी भी है, तो आपको पॉइंट ए कंसीडर करना है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया है, और जो किस वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी वी सब ए से चल रहा है। इस तरीके से, किस तरीके से, ये जो वेलोसिटी वेक्टर v सब a है ये कंटिन्यूअली एम कर रहा है पॉइंट b की तरफ। तो आपके पास पॉइंट b भी होगा जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट a है ये चल रहा है इस तरीके से कि हमेशा पॉइंट b को देख रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पॉइंट b की डायरेक्शन में होता है। अब देखेंगे कि पॉइंट b क्या कर रहा है। ये जो पॉइंट b है ये इन टर्न रेक्टिलिनियरली और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर v से। तो ये पॉइंट b थोड़ी यहां पर बैठा है, ये पॉइंट b खुद वेलोसिटी वेक्टर v से रेक्टिलिनियरली, मतलब एक सीधी रेखा पर चल रहा है vb के साथ। तो इन सच अ वे कि ये जो VB है ये VA के मुकाबले बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, आप मान सकते हो। तो एट द इनिशियल मोमेंट, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी वेक्टर V सब A परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर V सब B को। तो इसका मतलब जब ये दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जर्नी के स्टार्ट करने पर जो V जो जो पार्टिकल जो A पर है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है उस पार्टिकल को जो वेलोसिटी है जो B पर है। और वो मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है। इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है और इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से है। तो ये दोनों इनिशियली एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और साथ ही में ये बोल रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस L नॉट है, जो यहाँ पर मैंने फिगर में नोट डाउन की है। तो अब ये आपको बोल रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द पॉइंट्स कन्वर्ज। तो आपको वो टाइम ढूंढना है जिस टाइम के बाद ये दोनों पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ज या कोलाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस टाइम के बाद कोलाइड करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि पाथ कैसा होगा। जैसा कि आप फिगर पे विजिबल ही है कि पाथ जो है वो कर्व है। पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि कर्व्ड पाथ क्यों है, क्योंकि इसने ओरिजिनली आपसे कहा है, इसने ओरिजिनली आपसे ये कहा है कि ये जो पार्टिकल है, कि कौन सा पार्टिकल, जो पार्टिकल पॉइंट ए पर है, जो ये वाला पार्टिकल है ये हमेशा इस वाले पार्टिकल को देखता है। तो अगर ये हमेशा इस वाले पार्टिकल को देखता है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमेशा बी की तरफ होगा। और अगर ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा बी की तरफ है, अगर बी यहीं पर बैठा होता तो ये पार्टिकल सीधी रेखा पर चलता है। लेकिन बी थोड़ी यहां पर बैठा है, बी तो आगे जा रहा है। तो इसका मतलब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो धीरे से रोटेट होगा। द वेलोसिटी वेक्टर इज गोइंग टू रोटेट विद टाइम। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर रोटेट हो रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा, न कि सीधे जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल आगे जा रहा है और ये वाला पार्टिकल हमेशा पॉइंट बी को देख रहा है। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दरअसल ये कर्व्ड पाथ क्यों फॉलो कर रहा है। दरअसल ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, उससे आपको इस क्वेश्चन की में थोड़ी हेल्प हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में। तो इसी चीज को आगे ले जाते हुए, इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटरमीडिएट दरअसल पोजीशन लेंगे, क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है इससे मुझे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, टाइम को नहीं निकाल पाऊंगा। तो टाइम को निकालने के लिए मुझे कोई इंटरमीडिएट पोजीशन चाहिए। लेकिन यहां पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट नोट डाउन करोगे कि जो इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनके बीच में वो कितनी है, एल नॉट है। हम देखेंगे कि इनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किस रेट से कम होती है। आई होप आपको ये चीज आपने गेस की होगी
कि दरअसल इस वाले क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको दरअसल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन देखनी है कि किस रेट से कम हो रही है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि हमने देखा था कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किस रेट से कम हो रही है। जब हमें ये पता चल गया कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किस रेट से कम हो रही है, तो अब ऑटोमैटिकली टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए आपको वैसा ही करना है। आपको डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन देखनी है कि किस रेट से कम हो रही है। और ये जानने के लिए कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किस रेट से कम हो रही है, तो ये वाली फिगर आप नहीं करोगे, तो आप कोई जनरल इंटरमीडिएट पोजीशन लोगे, जो मैंने कुछ इस तरीके से ली है। तो मैं देख रहा हूं कि ऑन द जर्नी जब ये चल रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल ए पर था, तो जर्नी के अलोंग ये पार्टिकल ए से पी तक चला गया और इसका वेलोसिटी वेक्टर भी रोटेट हो गया, और जो ये पार्टिकल बी पर था वो क्यू पर चला गया, तो इसकी इंटरमीडिएट पोजीशन है। तो आप देख लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है। इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पी क्यू है। क्या ये पी क्यू ए बी से छोटा है कि बड़ा है? ऑब्वियसली ये तो ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो रही है। अब मुझे आप ही थोड़ा गेस कीजिए कि ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किस रेट से कम होगी। हाँ बताइए। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये किस रेट से कम होगी? जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये उसी रेट से कम होगी। और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में लेके निकालनी है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की डायरेक्शन में, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पी क्यू की डायरेक्शन में है। तो मुझे देखना है कि ये जो पॉइंट पी पर है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में, लेकिन पी क्यू डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट पी क्यू की डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल है जो पॉइंट पी पर है, इसका तो पूरे का पूरा वेलोसिटी वेक्टर पी क्यू डायरेक्शन में, तो इसको तो एंटायरली आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बी की बात कर रहा हूं, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में, वो क्या है? वो है, जरा बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर वेक्टर? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वी बी कॉस थीटा, जहां पर कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा ये वाला एंगल में कंसिडर कर रहा हूं। अब मैंने फिगरेटिवली कंसिडर किया है, बाद में हम क्या करेंगे? बाद में हम इसको एनालिटिकली या सपोजिशन के थ्रू भी कंसिडर कर रहे होंगे थ्रू द सॉल्यूशन। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? बताइए बताइए बताइए, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी वेलोसिटी va है, यहां पर चलिए लिख लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? va है। खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हो रहा है। अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है? इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v b cos थीटा है। तो अब बताइए इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी? तो इस डायरेक्शन में वो होगा इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। ऐसी तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, जैसा कि अगर आपको पता होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल या सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। अब चूंकि प्रोवाइडेड कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, यहां पर भी तो वही मैं कर रहा हूं, यहां पर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में सेम रख रहा हूं। वो क्या है? वो पी क्यू है। अब इन दोनों की जो वेलोसिटीज होगी अलोंग द पी क्यू, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और यहां पर मैं इसकी वेलोसिटी को निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, और रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आ रही है। क्लियर? तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसी रिलेटिव वेलोसिटी से तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो रही है। तो अब तो ये बहुत ही आसान सॉल्व करना है। तो चलिए इसका जो फॉर्मल सॉल्यूशन है, यहां पर मैंने आपको बताया कि तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। तो इसका जो फॉर्मल सॉल्यूशन है, जैसा कि मैं कह रहा था, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा जो यूजुअल तरीका होता है वो होता है कि मैं प्रॉपर सपोजिशंस करता हूं। जो चीजें मैंने आपको आगे बताई, जब आपको इसको सॉल्व करना होगा तो सपोजिशन पार्ट आप स्किप कर सकते हो। लेकिन किसी बंदे को आपको ये समझाना होगा, तो देन यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू आर सपोजिंग एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स यू आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम दो सपोजिशंस। तो यहाँ पर पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बाद में सपोजिशंस देख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? पहली इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल जो ए पर था, पॉइंट पार्टिकल जो ए पर था, उसकी वेलोसिटी कितनी है? पॉइंट पार्टिकल जो ए पर था उसकी वेलोसिटी में भी ये मान रहा हूं, उसी तरीके से पॉइंट पार्टिकल जो बी पर था उसकी वेलोसिटी भी है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है बाय द वे। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है इन पॉइंट पार्टिकल्स के बीच में इनिशियली? वो तो एल के बराबर है। ये चीज भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये चीज भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी देखे हैं। तो इसी को ऑनवर्ड कैरी फॉरवर्ड करते हुए, तो यहां पर अब मेरी मेरी पहली सपोजिशन आएगी, और मेरी पहली सपोजिशन क्या है कि चलिए हम इंटरमीडिएट पोजीशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई बीच वाली पोजीशन मान लेते हैं, क्योंकि बीच वाली पोजीशन ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो पी और क्यू मान लेते हैं, जहां पर ये पॉइंट पार्टिकल्स अपनी जर्नी पर होते हैं ऑफ द कोलिजन एट द पॉइंट सी। मतलब जो ही ये पॉइंट ए से चलता है पॉइंट सी तक, पॉइंट ए से चलता है
पॉइंट सी तक और ये भी पॉइंट बी से चल रहा है पॉइंट सी तक, ताकि पॉइंट सी पर कोलाइड हो जाए। तो उस जर्नी के दौरान हम कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ले रहे हैं, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू वाली पोजीशन ले रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि इनके बीच की रिलेशन क्या-क्या है। तो इस पॉइंट पर हम क्या-क्या सपोजिशन करेंगे, कुछ इस तरीके से सपोजिशन सपोजिशन करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, जिसको मैंने एस नॉट करके रखा है, ये वाली जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, चलिए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने में इस पूरे मतलब इन दोनों पार्टिकल्स को कितना टाइम लगता है, इन दोनों पार्टिकल्स को टाउ टाइम लगता है, वो मैं सपोज कर रहा हूं, दिस इज अ सपोजिशन कि टोटल टाइम इंटरवल टू कवर द डिस्टेंस एस नॉट, एस नॉट का मतलब यही डिस्टेंस मैंने सपोज किया एस नॉट, तो वो टाउ के बराबर है। उसी तरीके से जो मैंने इंटरमीडिएट पार्टिकल्स कंसिडर किए हैं पी और क्यू, जो इंटरमीडिएट पोजिशन है, उन पोजिशन पर जो वेलोसिटी वेक्टर्स का जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, पी और क्यू पर। तो ये दो चीजें मैंने सपोज की हुई है और मुझे करना क्या है, मुझे टाउ को निकालना है। तो इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं प्रीवियसली कह रहा था कि ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, पॉइंट उस पार्टिकल के बीच में जो ए से स्टार्ट कर रहा है और उस पार्टिकल के बीच में जो बी से स्टार्ट कर रहा है, वो किसके बराबर है, वो होती है बराबर रिलेटिव वेलोसिटी के। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है, वही मैं सपोज भी कर रहा हूं, वो डिक्रीज कर रही है, किससे, रिलेटिव वेलोसिटी से, जो उन पॉइंट्स के बीच में जो ए और बी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एज सच ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर है, वही चीज हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, ये होती है बराबर वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली समझाया समझाया ही था कि इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी वेक्टर है, वी ए है, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वी बी कॉस थीटा है। अब ये मैंने वी ए क्यों लिया है, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसलेट किया है समझाने के लिए। अब तो इनके बीच की डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी फिर मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी थी, अब मैं उसी चीज को यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की चीज जो है वो ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी ही डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को कम कर रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, इसी लॉजिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम क्या मालूम करेंगे कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये दरअसल किसके बराबर है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कह रहा था कि ये रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम कर रहा है तो ये तो होगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस। तो उस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, अगर इस अलोंग डी एस डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कवर कर रहा है, डी टी टाइम में कवर कर रहा है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी ए बी, ये क्या होगी, डी एस बाई डी टी। ऑब्वियस ये तो डेफिनेशन से ही पता चलता है, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन यही है। और चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी ये वाली जो डिस्टेंस है इसको कम कर रहा है, तो इस वजह से डी एस बाई डी टी जो इसी के अलोंग होगी। लेकिन अब यहाँ पर ये माइनस साइन किधर से आया, ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी है, क्या ये डिस्टेंस को बढ़ा रही है कि घटा रही है, ये डिस्टेंस को घटा रही है, तो इस वजह से ये वाली क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आएगी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल के बीच में जो पॉइंट पी पर है और उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट क्यू पर है, वो होगा बराबर कि उनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किस रेट पे डिक्रीज हो रही है, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, अब फिर से बता रहा हूं। लेकिन पीछे मैंने आपको ज़बानी बताया या क्वालिटेटिवली बताया, लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको एनालिटिकली या मैथमेटिकली बता रहा हूँ कि ये डिस्टेंस या वेलोसिटी किसके बराबर होगी। तो अब ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला पार्ट तो सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इनको अगर आप कंपेयर करोगे, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि माइनस डी एस बाई डी टी होगा बराबर वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। अब इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, किस तरीके से, ये जो डी टी है इसको वहां ले जाओ, उसको वहां पर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस डी एस आएगा बराबर वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा टाइम्स डी टी। अब आपने गेस कर लिया होगा कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इंटीग्रेशन का, क्योंकि मुझे लिमिट्स ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं दोनों साइड से इंटीग्रल लूंगा, तो इंटीग्रल किस तरीके से आएगा, पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रल्स की लिमिट क्या आती है, इंटीग्रल्स की लिमिट क्या आती है, क्योंकि यहां पर मेरे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। अब देखेंगे इसकी लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिट देखने के लिए अगर आप यहां पर नोट डाउन करोगे, तो इनिशियली ये इस पॉइंट पर था, ये यहां पर है और ये इनिशियली यहां पर है, तो इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, एल नॉट। वही एल नॉट मैंने यहाँ पर लिखा है कि इनिशियल डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एल नॉट है। लेकिन फिर बाद में ये दोनों यहाँ पर होते हैं, तो इनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है, जीरो।
तो इस वजह से डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0 आती है। तो जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का ही एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पार्ट होता है। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस इंटीग्रल एल नॉट 0 ds। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये लिमिट्स क्यों आ रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर लिमिट्स को क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा टाइम है। तो टाइम कितना, क्योंकि यहां से जर्नी स्टार्ट होती है, अगर यहां से जर्नी स्टार्ट होती है तो किस टाइम के बाद ये यहां पर पहुंचता है, वो तो मैंने ऑलरेडी सपोज किया है कि ये टाउ टाइम इनको लगता है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आने में, और इसको भी टाउ टाइम लगता है बी से सी तक आने में। अगर इतना टाइम इसको लगता है, क्योंकि उतना ही टाइम होता है जितने में ये कन्वर्ज करते हैं, तो इस वजह से इसकी लिमिट आएगी 0, क्योंकि इनिशियली 0 टाइम से स्टार्ट कर रहा हूं, और चाओ आएगी लिमिट। आई होप आपको लिमिट भी समझ में आ गई होगी। बाकी तो ऑब्वियस है वी ए माइनस वी बी कॉस डी टी। तो इसको अब फर्दर, इसका जो मैथमेटिक्स है इसको फर्दर इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप, ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल नॉट के बराबर आएगा। ये सिंपल सा इंटीग्रल है। तो और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे, या अगर माइनस को ही यहाँ पर डालोगे तो ये लिमिट्स चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एल नॉट माइनस 0, जो एल नॉट के ही बराबर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। और साथ में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो इंटीग्रल है पहले ये वी ए को करेगा, क्योंकि वी ए कांस्टेंट है, तो ये वी टाउ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम वी ए टाउ। और साथ में ही जब मैं इसको इंटीग्रल इस पर लगाऊंगा तो इसमें वी बी कांस्टेंट है, वी बी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या मैं कॉस थीटा को इंटीग्रेशन कर सकता हूं यहां पर कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और यही चीज इस क्वेश्चन को दरअसल थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाती है, क्योंकि ये थोड़ा सोचना समटाइम्स ट्रिकी हो जाता है। अब जरा सोचिए, अब जरा देख लीजिए, या आप डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो। क्या देख सकते हो डायग्रामेटिकली, यहां पर देखिए, यहां पर इसका एंगल क्या है, तो यहां पर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। लेकिन जो ही ये आगे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर रोटेट कर रहा है। जो ये आगे जा रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर रोटेट कर रहा है, जो ही इसका वेलोसिटी वेक्टर रोटेट कर रहा है तो ये जो एंगल है चेंज हो रहा है। ये एंगल 90 डिग्री से लेकर किसी पर्टिकुलर एंगल तक चेंज हो रहा है जब ये कोलाइड करेंगे। नॉट नेसेसरली दैट इज 0 डिग्री, बट इट इज सम पर्टिकुलर एंगल। तो ये जो थीटा है, दिस थीटा इज नॉट कांस्टेंट, दिस थीटा इज वेरिएबल। अगर ये थीटा वेरिएबल है तो ये टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर ये टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि विद टाइम चेंज हो रहा है, तो ये इंटीग्रल इसका होगा, मतलब इसकी इंटीग्रेशन कुछ होगी। लेकिन उसके लिए मुझे इस थीटा को टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और वो एक्सप्रेशन मेरे पास नहीं है। तो एज सच आप इस इंटीग्रल को उसके ऑनवर्ड सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस इंटीग्रल, इस इक्वेशन में ये इंटीग्रल किसके बराबर आता है, और फिर देखेंगे कि अगर कहीं जगह ये इंटीग्रल यूज हो रहा है किसी इक्वेशन में, उसमें सब्स्टिट्यूट करके टाउ का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हमें टाउ का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम इस इंटीग्रल को फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें थीटा की जो डिपेंडेंस होती है टी पर, वो हमें पता नहीं है। तो चलिए हम इसी इंटीग्रल को देख लेते हैं किसके बराबर है। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो इंटीग्रल है, ये वाला पार्ट जो है इंटीग्रल का, ये वाला पार्ट मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, और ये वाला पार्ट इधर ट्रांसपोज कर दिया। इस तरीके से मैं ये वाला जो पोर्शन है इंटीग्रल का, ये मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, और ये वाला पोर्शन इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो क्या होगा, ये वाला कुछ इस तरीके से बन जाएगा वी बी। चलिए इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाओ कि मैं कर क्या रहा हूं। वी बी, तो ये होगा बराबर वी बी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू cos थीटा डी थीटा, व्हिच इज इक्वल टू वी ए टाउ माइनस एल नॉट। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t cos थीटा होगा वी ए टाउ माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय वी बी। तो इसको आप नोट डाउन करोगे, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ इसके ऑनवर्ड्स तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको फिगर की तरफ आना पड़ेगा, और कुछ एक और बात समझनी पड़ेगी। वो क्या बात है, वो ये है कि सपोज ये जो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल जो ए पर इनिशियली था, और ये जो पार्टिकल है जो बी पर इनिशियली है, अगर इनको इस पॉइंट पर मीट करना है, तो ये जो ए पार्टिकल है इसको वर्टिकली उतनी ही डिस्टेंस कवर करना है, मतलब वर्टिकली इसको एल नॉट डिस्टेंस कवर करनी है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा, हॉरिजॉन्टली इसको उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कौन कवर कर रहा है, बी कवर कर रहा है। तभी तो ये इस पॉइंट पे आएंगे, वरना अगर इसने कम डिस्टेंस कवर की, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, इसको मिस करेगा। अगर इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, इसने कम डिस्टेंस कवर, फिर भी मिस हो जाएगा। तो इनको एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मीट होने के लिए, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मीट होने के लिए, ये जो
पॉइंट पार्टिकल ए पर है, इसको भी उतनी ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है बी। अब आप ऑटोमेटिकली गेस करो बी कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कितना टाइम ले रहा है, टाउ। तो डिस्टेंस कितनी होगी, वीपी की जो स्पीड है टाइम्स टाउ, तो ये तो वी की स्पीड होगी। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि बी चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी होगी स्पीड इनटू टाइम जो इसको लगता है। लेकिन अब आते हैं हम इस पर, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये खाली आपको समझाने के लिए था। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो आपने फिर से देख लिया, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, बी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। तो जो वी बी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है वी बी टाउ के बराबर। तो चलिए इसको लिख लेता हूं मैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बी। अब देखेंगे ए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैं जनरल सिचुएशन ले रहा हूँ, तो ए तो हॉरिजॉन्टली और मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये एंगल थीटा के बराबर है, तो ये होगा बराबर वी ए कॉस थीटा। और अब चूंकि ये थीटा क्या है, चूंकि ये थीटा विद टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी ये वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये भी विद टाइम चेंज हो रही है। अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद टाइम चेंज हो रही है, तो इसकी डिस्टेंस आप सीधे नहीं कर सकते, आप इसको सीधे टाउ से मल्टीप्लाई करोगे, तब ये एक्यूरेट नहीं होगा। दैट वे इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेरिएबल है। जब कभी भी आपके पास कोई वेरिएबल क्वांटिटी होती है, तो आप करते हो इंटीग्रेशन। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टाउ, जो इसकी हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन है, वी बी कॉस थीटा टाइम्स थीटा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। क्योंकि इंटीग्रेशन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करना है। जो स्मॉल डिस्टेंस से कवर करेगा डीएसए, वो होगा बराबर वी ए कॉस थीटा डी टी। फिर इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू टाउ, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ रही है, यहाँ पर भी तो हमारा कॉस थीटा आ रहा है और उस पर भी इंटीग्रल आ रहा है, और ऊपर हमने इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ टाउ इवैल्यूएट किया है, क्योंकि ऐसा जिसको वैसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो यही लॉजिक में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो अगर आप क्लोजली गिवन इंफॉर्मेशन और गिवन फिगर को देखोगे, जो मैं दरअसल लिख रहा हूं, कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप गिवन फिगर को क्लोजली नोटिस करोगे, तो आप ये पाओगे कि पॉइंट पार्टिकल जो ए पर है, ये उस पॉइंट पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा जो बी पर है। कोलाइड करने के लिए उनको सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अगर उनको सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी है, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी ने कवर की, वो होगी बराबर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए ने कवर की। अब इसी को सॉल्व कीजिए। तो इसका मतलब, क्योंकि वी ए कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करो। तो इसका मतलब जो वी बी है, वी बी टाउ होगा बराबर वी ए इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टाउ cos थीटा dt। फर्दर इसको सॉल्व करो। अब चूंकि हमने ऊपर cos का वैल्यू ऑलरेडी इवैल्यूएट करके रखा है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टाउ cos dt। यहां पर मैं एक चीज लिखना दरअसल भूल गया हूं, वो क्या है कि इसके साथ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो होना चाहिए, इसके बगैर तो ये इलॉजिकल है। तो ये मैं भूल गया हूं उधर लिखना, लेकिन आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो जो ही मैंने इसका जो वैल्यू है, इस चीज का वैल्यू यहां से डाल दिया, यहां से मैंने इसका वैल्यू डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, वी बी टाउ इज इक्वल टू वी ए टाउ माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई वी बी। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपका वी बी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी बी स्क्वायर टाउ बन जाएगा। ये जो आपका वी है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होके। इन शॉर्ट यहाँ पर मैंने एक स्टेप दरअसल जो है वो स्किप किया है। इवेंचुअली ये जो आ जाएगा वी, ये आ जाएगा वी स्क्वायर टाउ माइनस वी ए एल नॉट। ये जो वी स्क्वायर टाउ है, मैंने इसको अंदर शिफ्ट किया है, तो इवेंचुअली आपके पास ये रिलेशन आएगी, वी बी स्क्वायर टाउ माइनस वी ए स्क्वायर टाउ माइनस वी ए एल नॉट। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास रिलेशन क्या आएगी, तो मैंने अब कॉमन क्या निकाला, एक तो मैंने माइनस कॉमन निकाला है, तो इनका ऑर्डर चेंज, और टाउ मैंने कॉमन निकाला है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस वहां पर कट जाएगा। तो माइनस जो मैंने कॉमन निकाला और टाउ मैंने कॉमन निकाला, आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू माइनस वी ए एल नॉट। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर ये माइनस गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो आएगा, वो एक्सप्रेशन आएगा, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास आएगा टाउ इज इक्वल टू वी ए एल नॉट डिवाइडेड बाई वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने टाइम पीरियड को निकाला। तो कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वी ए एल नॉट डिवाइडेड वी बी स्क्वायर माइनस
वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, और ये हमारा आज का रिजल्ट है। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप आज का जो हमारा सेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा, और आपने इससे कुछ बेसिक चीजें अंडरस्टैंड की होगी अबाउट फिजिक्स। तो अगर आपका ये आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। कीप लर्निंग एंड शाइनिंग। टेक केयर, बाय बाय।